आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो सीनेट एग्जाम के दौरान क्वेश्चंस पूछे गए और बहुत अच्छा पेपर आज का आया हुआ था। जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आज हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ कंप्लीट कार्डियक साइकिल इन अ हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट। यहाँ आपके ऑप्शंस दिए गए थे और जैसा कि आप सभी को पता है कि हार्ट का एक पूरा प्रोसेस होने में जो आर्टेरियल सिस्टोल से लेकर वेंट्रिकल सिस्टोल से लेकर जो डायस्टोल तक का जो समय है उसमें लगने वाले समय को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं और इसका टोटल जो टाइम इसमें लगता है वो है 0.8 सेकेंड। यहाँ आपको समझ में आएगा कि जो आर्टेरियल जो सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है और डायस्टोल है, इन तीनों चरणों को पूरा करने में लगने वाला समय है 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल में लगने वाला समय 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी दोनों में पूछा गया। इस क्वेश्चन में जो लिवर है, लंग्स है, स्किन है और ब्रेन है, इसका करेक्ट आंसर है स्किन, दैट इज त्वचा। और स्किन के डायग्राम को यदि आप देखेंगे तो आप इससे समझ में आएगा कि पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करने वाला ऑर्गन हमारी बॉडी का वो है स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जो बॉडी को स्ट्रक्चर को होल्ड करने में बहुत कारगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट स्ट्रक्चर कनेक्ट द सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ हैं उनको जोड़ने कनेक्ट करने का जो काम करता है वो होता है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। इसका स्ट्रक्चर आप समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा और इसका स्ट्रक्चर कहता है कि जो दो प्लांट सेल है उनमें जो जोड़ने वाला जो सबस्टांस है वो है प्लाज्मोडेस्मा, एक पार्ट है जो कि दोनों सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम तो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीएच लेवल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें 3, 7, 9 और 14 ये आपके ऑप्शंस दिए गए थे। तो जो NaOH का जो पीएच होता है दैट इज 14। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो जाने से पहले हम बात करेंगे हमारा जो पीएच लेवल है उससे किस तरह एसिड और बेस जो है हम यहाँ पर देखते हैं। तो एसिड्स जो होते हैं वो 7 से नीचे जब पीएच किसी पदार्थ का होता है तो वो आपका होता है एसिडिक। 7 से नीचे, 7 न्यूट्रल है। और इसके बाद इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन थे आपके सीनेट एग्जाम में। तो आपको ये समझना होगा कि जो पीएच वैल्यू है उनसे किसी भी पदार्थ का एसिड या एल्कलाइन नेचर कैसे डिसाइड करते हैं। 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, 7 से 650 तक एसिड्स। और इसके बाद जो एल्कलाइन जो पदार्थ होते हैं, सबस्टांस होते हैं, वो 7 से आगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम तो, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ अगर। अगर अगर कहाँ किस में पाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शंस थे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। रेड एल्गी जो होता है वो आपका प्राइमरी जो नेचुरल सोर्स है अगार का वो आपका होता है रेड एल्गी। करेक्ट आंसर था रेड एल्गी। और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ये है जेलिडियम। ये प्राइमरी सोर्स है आपका अगार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम तो, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिड्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पीएच रेंज जो होता है एसिड्स का वो आपका 7 से 0 तक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0 to 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। यहाँ आपके पास Na2CO3.10H2 दिया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस। ये काइटिन की बनी होती है, यही इसका करेक्ट आंसर है। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे तो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई कंटामिनेटेड वाटर। जो कंटामिनेटेड वाटर है उससे जो डिजीज हो रही है वो इसके अंदर है। एक ऐसी भी बीमारी है जो कि कंटामिनेटेड वाटर से नहीं हो रही है। तो यहाँ जो आपके ऑप्शंस हैं, कॉलेरा कंटामिनेटेड वाटर से हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, हेपेटाइटिस ए भी होता है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कंटामिनेटेड वाटर की वजह से नहीं होता है।
सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप यहाँ ड्रिंकिंग जो पॉल्यूटेड वाटर है उसकी वजह से होने वाली बीमारियों को समझेंगे। कोलेरा, जियार्डिया, हेपेटाइटिस ए, डायरिया और टाइफाइड, ये वो बीमारियां हैं जो कि कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज? संक्रामक बीमारी नहीं है। संक्रामक बीमारियां वो होती हैं जब जो इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं, वही बीमारियां आपकी इन्फेक्शियस डिजीज होती है। सो इन्फेक्शियस डिजीज में देखिए हेपेटाइटिस है, वो एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करता है, और जो आपका मीजल्स है वो भी आपका स्प्रेड होता है। जॉन्डिस लेकिन चूंकि इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण होता है, बॉडी के खुद के जो आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है वो आपका बिल्रुबिन का जो प्रोडक्शन है उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है आपका लिवर। सो इस वजह से जो जो बिल्रुबिन की वजह से जो बीमारी हो रही है दैट इज जॉन्डिस। तो ये वन पर्सन टू अनदर जाने वाली बीमारी नहीं है, और यही आपकी संक्रामक नहीं है, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज यहाँ नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज पूछा गया था। तो जो जॉन्डिस है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके जो जॉन्डिस के जो सिम्टम्स हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेंगे। जो लॉस ऑफ एपेटाइट है, आपका डायरिया, नोजिया, फटीग, स्किन इचिंग और डार्क शेडेड जो पी हो जाता है उसका कलर डार्क शेडेड हो जाता है, ये आपके सिम्टम्स हैं जॉन्डिस के। इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी आपको यहाँ समझ लेना चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो पैथोजेंस द्वारा फैलाई होने वाली बीमारियां हैं, वहीं नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीजेस हैं वो आपकी अदर देन पैथोजेंस होती हैं। जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो एक्सट्रिंजिक फैक्टर्स उसके अंदर हैं, बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इनकी वजह से हो रहा है। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो इंट्रिंजिक फैक्टर की वजह से होते हैं, कोई बॉडी का कोई ऑर्गन डिसफंक्शन कर रहा है या कोई ऑल्ट्रेशंस आ गए हैं, उस स्थिति में हमारा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होने वाली बीमारियों को इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, और ये जो नॉन इन्फेक्शियस हैं वो ट्रांसमिट नहीं होती हैं। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि जो ट्रांसमिशन इन डिजीजेस का होता है, इन्फेक्शियस डिजीज का, वो या तो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है या किसी मीडियम के द्वारा होता है। ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में हेरिडिटी एक कारण हो सकता है कि वो बीमारियां आगे की पीढ़ियों तक हो जाए। कम्युनिटी में साफ सफाई से इन्फेक्शियस डिजीज से बचा जा सकता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पे आपके हाइजीन मेंटेन करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कम्युनिटी हाइजीन का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ एग्जांपल्स हैं कोलेरा, मलेरिया, ये आपके इन्फेक्शियस डिजीज हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आपके डायबिटीज, गोइटर, ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से लेते हैं हम यहाँ। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ स्कैरसिटी? तो स्कैरसिटी का, कमी का एंटोनिम्स क्या होगा? दैट इज एबंडेंस, प्रचुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो नोटोकॉर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नोटोकॉर्ड क्या होते हैं? नोटोकॉर्ड एक एक स्ट्रक्चर है जो कि इनमें से किससे रिलेटेड है? फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरिया। तो ये जो नोटोकॉर्ड है इसकी संरचना बनती है एनिमल्स में, और इवन दो इट इज seen in embryo fetal development of humans also। सो यहाँ पर आप देखेंगे इसको नोटोकॉर्ड को एनिमल से होता है, और इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ से, ये आपका स्ट्रक्चर है जो कि नोटोकॉर्ड कहलाता है। और ये एम्ब्रियो जो फीटल डेवलपमेंट जो होता है तब ये नोटोकॉर्ड ह्यूमंस के लिए भी, ह्यूमंस के स्ट्रक्चर में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का ही। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड बेगर? सो यहाँ पर आपको आपके पास स्पेलिंग्स दिए गए हैं। सो जो स्पेलिंग है दैट इज BEGGAR, वेगर। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ शुड अ नर्स टेक केयर ऑफ अ पेशेंट? सो यहाँ सबसे जरूरी चीज है कि सिर्फ मेडिसिन दे जाना इज नॉट अ वर्क ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स।
they should provide emotional support also along with physical care and जो दो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही अलग हैं, पेशेंट की कंप्लेंट को इग्नोर करके कैसे हम केयर करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर वही है भाई, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ आयुष्मान भारत कार्ड। सो आयुष्मान भारत योजना ये लॉन्च हुई 2018 में, और इसमें इसके तहत जो लाभार्थी, जो बेनिफिशियंट होते हैं, जो फैमिलीज जो कि उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वहां उसमें उन्हें मिलता है 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, और यही इसका करेक्ट आंसर है। इट इज टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज टू एलिजिबल फैमिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसके तहत जो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो है टेस्ला। और इस आंसर के बाद आपको कुछ एसआई यूनिट्स नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इनको आप जरूर से याद कर ले। फोर्स का न्यूटन होता है, एनर्जी का जूल होता है, पावर का वॉट होता है, ये आपको पता होने चाहिए, ये आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो हाउ डज ब्लड क्लॉटिंग अकर। सो ब्लड क्लॉटिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, ये बेसिकली यहाँ एक क्वेश्चन था। सो जो प्लेटलेट्स हैं, ब्लड सेल्स जो होती हैं वो आपकी होती हैं एरिथ्रोसाइट्स, आपकी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो उनका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना। उसके बाद आपकी आती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनका काम होता है इम्यूनिटी, बॉडी को इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। और तीसरी जो आती हैं वो है आपकी प्लेटलेट्स, जिनका काम होता है ब्लड का क्लॉटिंग, कहीं इंटरनल जो ब्लीडिंग है बॉडी में, कहीं इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, इस चीज को इंश्योर करने का काम करती है हमारी प्लेटलेट्स। और क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसी में से एक का नाम दिया है फाइब्रोनोजन। तो इनका काम जो होता है वो है ब्लड क्लॉटिंग, और इसका करेक्ट आंसर भी वही आएगा, बाय द एक्शन ऑफ प्लेटलेट्स एंड फाइब्रोनोजन। अच्छा, मैं यहाँ आपको कुछ सेल्स, ये ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स है, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारे ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट हैं। और यहाँ प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो आपको पता होनी चाहिए, 2.5 से 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख तक जो नंबर है वो आपके प्लेटलेट्स से होते हैं। इसी को इनटू 10 कर देंगे आप तो लगभग 45 लाख आपके आरबीसीज होते हैं। और इसके बाद जो इनकी व्हाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है वो बॉडी में सबसे कम होती है, 8 से 12,000। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वही आ गया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, टू कैरी ऑक्सीजन। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इसके बाद, तो व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ब्लड। पीएच नॉर्मल जो ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो नेचर जो है वो एल्कलाइन है। तो एल्कलाइन का मतलब हो गया स्लाइटली एल्कलाइन है, तो इसका मतलब हो गया कि स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब हुआ जो ऑप्शन आपके पास दिया 7.35 टू 7.45, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये पीएच जो वैल्यू आपने अभी पढ़ी थी, देखी थी, वही आपको याद रखनी है। 0 to 7 तक जो है वो आपका एसिडिक है, 7 to प्लस जो इतना होता जाएगा, 7 जो है न्यूट्रल है, 7 से स्लाइटली एल्कलाइन होगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमारे नर्सिंग की मॉडर्न मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और उनके लिए कहा जाता है कि क्रिमियन वॉर के दौरान उन्होंने विक्टिम्स की देखभाल की। तो इसमें यहाँ आपसे समय मांगे पूछा गया कि कब हुआ, तो ये हुआ था 1853 टू 56 के बीच में, और इस दौरान ही उन्होंने रोगियों की बहुत सेवा की, वॉर विक्टिम्स के बहुत देखभाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लाइज बीनीथ द अर्थ सरफेस। सरफेस ये हो गया, इसके नीचे क्या है। सो यहाँ आपसे स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, तो वाटर, एयर, क्लाउड्स, ये सब सरफेस के ऊपर हो गए। बीनीथ क्या आएगा, मेंटले कोर एंड क्रस्ट, ये इसके अर्थ का स्ट्रक्चर देख के आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये आपका अर्थ का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको यहाँ समझ दिख रहा होगा जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्रस्ट हो गया सबसे ऊपर, उसके बाद फिर
लोअर और आउटर, अपर और लोअर मेंटले हो गए, और उसके बाद आउटर और इनर कोर हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, दैट इज व्हाट डज आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स स्टेट। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आज आया। ये ज्यादातर बच्चे जो पढ़ के जिन्होंने एग्जाम आज दिया है उन्हें पता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई वस्तु जल में तैरती है तो उसके द्वारा विस्थापित किया गया जो मात्रा है उतना ही बल उस पर नीचे से कार्यरत होता है, उतना ही बल उसे नीचे से लग रहा होता है। इसको मैं अभी एक पिक्चर के द्वारा आपके साथ साझा करना चाहूंगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वही है, वस्तु पर तैरने वाली शक्ति उस वस्तु द्वारा विस्थापित के वजन के बराबर होती है, ठीक है। इसको हम समझेंगे इसके द्वारा। ये एक वेट है जिसपे 6 केजी आपको यह दिख रहा है। 6 केजी वेट जब हमने जल के अंदर डाला, एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है, तो इस जब ये इसके अंदर गया तो इसमें से 2 केजी वाटर बाहर निकला। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ 2 केजी बाहर निकला। तो इसका जो वेट है ना, इसके ऊपर नीचे से फोर्स जो काम करेगी वो भी 2 केजी काम करेगी, और इसलिए ये 6 केजी का ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये कितना हो जाएगा 4 केजी का। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो जल में तैरेगी उसके द्वारा विस्थापित जल, जितना द्रव्यमान जल का विस्थापित किया उतना ही बल उस पर नीचे से कार्यरत होगा। बस इतना सा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। सो मानव आंख की सही संरचना क्या है। देखिए आपके पास ऑप्शंस जो दिए गए थे उसमें रेटिना, लेंस, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, ऑप्टिक नर्व पहला ही सही दिया गया था। इसके बाद जब स्टोमक है तो वो स्टोमक तो बिल्कुल अलग हो गया, हार्ट है तो बिल्कुल अलग हो गया, टंग बिल्कुल अलग हो गया। तो जो करेक्ट आंसर था वो यही था। और इसका स्ट्रक्चर आई का हमने यहाँ दिया हुआ है आपके पास, जिसको आप देखेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि ये आई में आपका जो स्ट्रक्चर है, इसके पार्ट्स ऑफ आईज आपको आज भी और आगे आपको नर्सिंग जब कर रहे होंगे उस समय पे भी आपको ये काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे नेक्स्ट, दैट इज व्हाट आर द लेयर्स ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर। सो यहाँ एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और जो एपिकार्डियम है यही आपके करेक्ट आंसर हैं। और इसके स्ट्रक्चर को आप समझेंगे तो ये आपको हार्ट का स्ट्रक्चर है, और ये इसके हार्ट के जो लेयर्स हैं वो आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और आपकी एपिकार्डियम, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। जैसा कि अभी हमने इससे पहले जो लिस्ट हमने देखी थी उसके अंदर हमने देखा कि जो एसआई जो यूनिट है आपकी फोर्स की वो क्या है, न्यूटन। सो वही करेक्ट आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच कॉन्ट्रासेप्टिव इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग लैक्टेशन। सो लैक्टेशन के दौरान सबसे जो जरूरी चीज हमें ध्यान रखनी होती है वो है प्रोडक्शन, जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो जिनमें होता है उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है इनको हम अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव साइन, मतलब जिससे कि क्लियर हो जाए कि ये इसको कार्पल टनल सिंड्रोम है। एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ने को मिलेगा जब आप नर्सिंग कर रहे होंगे। तो इसमें आपका जो कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज टिनेल साइन, ठीक है। टिनेल साइन इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस कार्पल टनल सिंड्रोम। और इनके जो बेबिंस्की साइन है, हॉफमैन साइन है, क्लोनस है, ये आपका नेक्स्ट जो यहाँ आपको दिखेगा। पहले तो आप समझिए कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम होता है मेडियन नर्व के और जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है उनके जो जंक्शन है वहां पर मेडियन नर्व का सप्रेस हो जाना या उसके उसमें नमनेस आ जाना। इस वजह से जो हमारा मेडियन नर्व की जो सप्लाई है, लिटिल फिंगर को छोड़कर बाकी के जो हमारे 3 फिंगर और एक थंब की बात हम करते हैं, तो ये इनमें नंबनेस, टिंगलिंग होना ही कार्पल टनल सिंड्रोम है। अब इसके जो कॉज है वो अननोन है, क्यों हो जाता है वो नहीं पता, लेकिन
इडियोपैथिक है, मतलब बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका अभी तक नहीं पता है कि क्यों हो रही है। तो इसी तरह की बीमारी कार्पल टनल सिंड्रोम है, जिसमें पता नहीं चलता कि क्यों मीडियन नर्व कैसे कंप्रेस हो गई, लेकिन वो होती है इस वजह से तीन हमारी फिंगर और एक थंब पे जो है नमनेस, टिंगलिंग, ये सब होने लगता है ना। इसका जो टेस्ट है वो भी इसी तरह करते हैं। यहाँ जो ट्रांसवर्स जो कार्पल लिगामेंट है इसी जगह प्रेस करते हैं, जैसे ही एक इलेक्ट्रो जेनेटिक शॉक जैसा फील होता है जब हम सब जब प्रेस करते हैं, तो उसी को हम टिनेल साइन कहते हैं। यदि ये पॉजिटिव है, ऐसा लग रहा है, टिंगलिंग होने लगी, तो वो मान लीजिए कि उसे कार्पल टनल सिंड्रोम है। ठीक है। और यहाँ पर इन जो बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए थे, ये क्यों करते हैं, बेबिस्की साइन क्या होता है आपका, हॉफमैन साइन क्या होता है, क्लोनस क्या होता है, ये भी आपके जो मोटर न्यूरल रिफ्लेक्सेस के लिए ही हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। सो देखिए, रीड स्टर्नबर्ग जो सेल्स होती है वो कोशिकाएं हैं जो कि हॉजकिन लिम्फोमा में पाई जाती है। मतलब लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा इज वन काइंड ऑफ कैंसर। तो ये एक कैंसरस सेल है जो कि हॉजकिन लिम्फोमा में पाई जाती है, यही इसका करेक्ट आंसर। और आप इसके स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये आपको जो हॉजकिन लिम्फोमा में जब हम सेल्स देखते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि ये जो कोशिकाएं जिनके अंदर दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, यही आपकी रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सो एन्यूरोसिस पूछा गया था। सो बच्चे कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से जो इसे हम नॉक्चुरल बेटिंग भी कहते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है, बिस्तर को गीला कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। वारफेरिन का मुख्य उपयोग क्या है। वारफेरिन का मुख्य उपयोग होता है आपका जो हेपेरिन है ना, जब बॉडी में यदि हेपेरिन का कोई ऑल्ट्रेशन आ जाए, उस समय वारफेरिन का यूज करते हैं टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। देखिए, प्लेटलेट्स है, क्लोटिंग फैक्टर्स है, लेकिन इन सबको रोके रहने के लिए हमारे पास क्या होता है, हेपेरिन। हेपेरिन जब नहीं है या हेपेरिन काम नहीं कर रहा, तो हम उसके अल्टरनेट में वारफेरिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका करेक्ट आंसर होगा वही वही है, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज द सीपीआर कंप्रेशन टू ब्रेथ रेशियो फॉर एडल्ट, इट इज 30:2। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे आपका, व्हाट इज द रूल 1 इन मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। आपने एक पिरामिड देखा होगा, सारे बच्चों ने जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने जो तैयारी करके गए, उन्होंने देखा होगा मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो सबसे पहले जो कहता है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स मस्ट बी मेट फर्स्ट। यही प्रायोरिटी होनी है, हर एक मनुष्य के जीवन में सबसे जरूरी चीज है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो यहाँ मैंने आपके लिए एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। जो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड है उसमें सबसे पहली जो बेसिक प्रायोरिटी है दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद फिर आता है सेफ्टी नीड, आता है फिर लव एंड बिलोंगिंग्स आता है, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। एकदम आदमी एकदम ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, बोले सब चलो अब तो मैं तपस्या करूंगा, मेरा टाइम पूरा हो गया है ना। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, व्हाट इज द गुड न्यूट्रिशन। सो बहुत ही ऐसे आसान से ऐसे जाके देख के आ गए होंगे आप लोग, हाँ अच्छा सा बैलेंस डाइट है, गुड हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, और ओके हो गया, एकदम से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लसिका तंत्र क्या होता है, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। सो देखिए, ऐसा होता है कि जो हम लिम्फोसाइट्स की भी बात कर रहे थे, वहां पर ल्यूकोसाइट्स की जो बात कर रहे थे हम, वहां हम देखते हैं कि जो सेलुलर और ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है वो उस जो टी सेल्स और बी सेल्स जो है, बेसिकली बी सेल्स मतलब ह्यूमर जिनमें से कुछ रिलीज होगा और वो आईजीज होंगे। टी सेल्स खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। टी सेल्स जो होते हैं वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया एकदम से तलवार लेके खड़े हुए हैं, बोले साहब हम तब तक मारेंगे तब तक हमारे जो है सैनिक पैदा हो जाएंगे। सो आईजीज जो हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं, वो बेसिकली हमारी, हम इसको अलग अलग एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी हम जरूर से बहुत जल्दी हम इस वीक में हम आपके साथ शेयर करेंगे इम्यूनिटी। तो वहां हम देखेंगे कि जो बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं, उनका काम ही ये है कि वो अपना प्रोडक्शन करेंगी और
उससे जो आईजीज निकलेंगे वो उनसे फाइट करेंगे। लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, वो उनको वही बेच दे रहा है, जैसे बोन मैरो से प्रोडक्शन हो गया। अब वो जो जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको मैच्योर होने के लिए जो जगह चाहिए ना, वो आपका वही लिम्फेटिक सिस्टम है, जो कि पूरी बॉडी को इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मददगार है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के लिए हमारा सबसे जो इसमें आंसर जो दिया गया है, उसमें आपका इम्यूनिटी जहां शब्द आ गया, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसका आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा का पूरा बॉडी जो है ना, जो ग्रीन ग्रीन से आपने डायग्राम देखे होगा, हर एक जगह पे ग्रीन 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 नोड, सारे लिम्फ नोड जो बने हुए हैं, यही आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद स्क्वेमस टिश्यूज के लिए पूछा गया है, तो वो आपके लंग्स और माउथ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो वो आपका आएगा ईस्टर से साबुन के लिए है, तो उसमें सपोनिफिकेशन जो है वही इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद हमारे लिए ऐसे बताया गया है कि व्हाट आर द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स। सो यहाँ सबसे जरूरी चीज ये है कि इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू गिविंग मेडिकेशंस टू पेशेंट, इट इज अबाउट प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस एंड असिस्टिंग इन पेशेंट केयर। भाई ऐसा तो करेंगे नहीं हम बिना डॉक्टर से पूछे और एकदम मरीज के लिए डिसीजन ले लिया, बोले सब दवाइयां बंद, ऐसे नहीं करेंगे ना। सो द सेकंड ऑप्शन इज वैलिड पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे तो वो आता है आपका व्हाट डिजीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। सो विटामिन सी से जो होने वाली बीमारी है वो पूछी गई है। आपको यहाँ पता है कि रिकेट्स जो होता है वो किससे होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो रहा है। पेलेग्रा बी3 से कम, बी3 की विटामिन बी3 की कमी हो जाती है। तब वेरी वेरी जो है बी4 से हो रहा है। सो जो यहाँ पर जब थायमिन, नियासिन और ये जब सब इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको विटामिन सी से जो आपको याद रखना है इट इज स्कर्वी। और आपको ए से डी तक के जो पॉइंट है ना, ए से डी तक की जो डेफिशिएंसी से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके नाम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया होता है। फोलेट बी6 से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। कोबालामाइन से, बी12 से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। थायमीन से बेरी बेरी होता है। राइबोफ्लेविन नॉन स्पेसिफिक फैटिग होती है। नियासिन जो कि मैं अभी आपको बता रहा था पेलेग्रा होता है बी3 से। और बी6 से आपका डर्मेटाइटिस हो जाएगा। सी से स्कर्वी, रिकेट, सी हो जाएगा। के की कमी से क्या होता है, विटामिन की के की कमी से, आपके लिए असाइनमेंट है, आप मुझे यहाँ हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे विटामिन के की कमी से क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको यहाँ स्कर्वी के सिम्टम्स दिए गए थे। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, पी का कलर डार्क शेडेड हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन्स आर एक्टिव ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ इंसुलिन और एड्रेनलिन तो आपको पता ही है कि ये तो नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं मेंस्ट्रुएशन में। क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यही इसके करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आता है वो है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का है ऑन एक्सरेज। सो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के लेने में आपका रिडक्शन होता है, और जो ऑक्सीडेशन है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यही आपका करेक्ट आंसर था इसका। पोलन ग्रेन्स बाजार में क्यों मिलते हैं, ये क्वेश्चन था। तो ये एक सप्लीमेंट के तौर पे है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पे, कि भाई लोग जो है इसे अनुकूलित भोजन के तौर पे, खाद्य औषधि स्रोत के तौर पे खरीदते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव हमेशा नेगेटिव होती है, वही उसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है एमएमआर वैक्सीनेशन का क्वेश्चन था। तो एमएमआर जो होता है मीजल मम्स रुबेला होता है, और वही उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन जो था वही उसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे आगे, ओजोन परत क्या होती है। अब ओजोन परत तो एक लेयर है जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आ रहा है सन से, उसे रोकने का, एब्जॉर्ब करने का काम करती है, यही इसका करेक्ट आंसर था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ये जाने से पहले एक डायग्राम देख लें कि आपका जो ओजोन लेयर है वो यूबीसी यूबीबी को रोक लेती है, यूबीए पृथ्वी तक आती है, बस ये हमारी ओजोन लेयर का काम है, जिसको आजकल पॉल्यूशन से बहुत खराब किया जा रहा है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब यही है कि एक्सोथर्मिक है मतलब हीट रिलीज करेगा,
और जो एंडोथर्मिक है वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद वेसिकुलर फ्लूइड मेड ऑफ किससे बने होते हैं, तो इनकी जो एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं, तो मतलब जहाँ पर जो सीड होते हैं वो उनको डिस्पर्सल मिल जाता है, यही इसकी प्रॉपर्टी है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज ट्रू फ्रूट्स आर डायरेक्टली ड्राइव्ड फ्रॉम, सच्चे फल सीधे किससे उत्पन्न होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, वैसे मेरा मन ये था कि इसके जवाब आप देते, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जवाब, रात काफ़ी हो चुकी है, आप लोग अभी भी मेरे साथ, मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जिन्हें आज ही इसके आंसर मालूम करने थे 21 मई को, वो अभी तक जुड़े हुए हैं। और आज का पेपर बहुत अच्छा पेपर था, मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रू फ्रूट्स आर डायरेक्टली ड्राइव्ड फ्रॉम ओवरी ऑफ फ्लावर, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमारी आप सबके लिए अमृत ज्ञान टीम अमृत ज्ञान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी सीट, आपके जो टारगेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ आप जरूर से सिक्योर करें। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यदि आपको किसी भी तरह का, किसी कॉलेज के बारे में, यदि किसी भी तरह का कोई भी आपके जो डाउट्स हैं, वो यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अमृत ज्ञान नर्सिंग करके फेसबुक पे है, आपका इंस्टा पे है, आपका यूट्यूब, तो हम आप जुड़े हुए हैं, यहाँ आप पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर से हमारे सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो हमारे नंबर भी डिस्प्ले होता ही रहता है, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी तरह के इस पूरे प्रोसेस में आप कोई भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, अच्छे से सोच समझकर, अच्छे मन से, शांति से पहले अपने फीस स्ट्रक्चर को समझें, पहले कॉलेज के बारे में समझें, कॉलेज कहाँ से एफिलिएटेड है, आईएन से रिकॉग्नाइज्ड है, क्या इंफ्रा है, क्या हॉस्पिटल है, और वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे ज़रूर बात करें, उनसे ज़रूर मिलें, तभी आप किसी कॉलेज के लिए आगे अपना सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, टीम अमृत ज्ञान की तरफ से आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।